अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 2। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर परी, काजल, भावना, आंचल प्लस वंशिका वहाँ पर से जा रहे थे। तब वहाँ से रॉकी अपने कुत्ते को मिस भावना के ऊपर छोड़ता है, लेकिन भावना से पहले ही वंशिका उसे पकड़ के दूर फेंक देती है, उसकी डोर को पकड़ के उसे दूर फेंकती। और उस कुत्ते को कुछ जख्म भी आ जाते हैं, कुछ चोटें लग जाती है उस कुत्ते को, क्योंकि अगर कुत्ता रास्ते में आए तो जो आपको काटने वाला, तो सेफ्टी के लिए आपको ये हरकतें करनी पड़ती है। तो वैसे ही किया था वंशिका ने। वहाँ से भागते हुए रॉकी अपने कुत्ते के पास आके उसे देखती है, तो उसकी तरफ देखकर कहती, आउट डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टॉमी को इस तरह दूर फेंकने की, उसे कुछ हो जाता तो कहती है, आउट डे यू टू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम पर ये कुत्ता छोड़ने की। हम में से किसी को कुछ भी हो सकता था, हम में से कोई गिर भी सकता था, उसके सर पर लग भी सकती थी, लेकिन ना, तुम्हें एक बात बताओ, तुम इंसान हो या कुत्ते हो। व्हाट द हेल, किया क्या बकवास कर रहे हो। बकवास मैं नहीं, बकवास तुम करते हो। जब टीचर ने और प्रिंसिपल ने तुम्हें मना किया है, इस कॉलेज इस यूनिवर्सिटी में जानवर लाना मना है, एक ही जानवर यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन तुम फिर भी उठा के ले आते हो अपने भाई को। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। वो इसकी बेइज्जती करते तो वो उससे घूरने लगता है। तुम अपनी लिमिट से कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। मैंने अभी तक बोलना कहाँ शुरू किया है, अभी तो शुरू किया है मैंने बोलना। अगर मैंने ज़्यादा बोलना शुरू किया ना, तो तुम बोलने के भी काबिल नहीं रहोगे। तब आंचल आके उसके पास कहती, ए वंशिका रिलैक्स यार प्लीज़, देखो हम इस पड्डे से, तो सिर्फ एक लुक देती है उसको, तो चुप हो जाती है और फिर से घूम के रॉकी की तरफ देखती है और कहने लगती है, मैंने कहा यहाँ पर एक ही जानवर काफ़ी, 2 जानवरों की ज़रूरत नहीं। ये कहकर आगे बढ़ने वाली थी, तब रॉकी उसका हाथ पकड़ के खींचता है। तो इससे पहले रॉकी उसके हाथ को खींचे तो भावना एक झटके से रॉकी के हाथ को खींचता है और रॉकी को ज़मीन पर गिरा देता है। और जिस तरह से खींचता है, ऐसा नहीं लग रहा था कि भावना कोई हल्की पुल्की लड़की हो, जिस तरह से पूरी कह सकते हैं पूरी पकड़ से उसे खींच के फेंकना है, वैसी तरह सा। तो वो कहती है, आज किया है आइंदा मत करना, मुझे कोई छुए मेरी बगैर इजाज़त मुझे पसंद नहीं, कतई पसंद नहीं। लेकिन तुमने गलती की मेरे हाथ को पकड़कर, उस गलती की जवाब मैंने तुम्हें दे दिया। तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगी, मुझसे उलझना मत। अगर उलझ गए ना तो खुद को सुलझाने में तुम्हें बहुत बड़े मसले पड़ेंगे। और फिर याद रखोगे कि तुमने वंशिका से उलझने की गलती क्यों की, क्योंकि वंशिका तुम्हें इस तरह से उलझा देगी कि ज़िंदगी तुम उलझते हुए रह जाओगे। याद रखना मेरी बात को। ये लोग वहाँ से हट जाते, अपने अपने क्लासों की तरफ चले जाते। तब काजल कहती कि अब बात है मेरी शेरनी, वैसे तो तू कुछ बोलती नहीं है, लेकिन आज जो काम किया, आई एम प्राउड ऑफ यू स्वीट हार्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू। तब वो कहती, मेरे कंधे पर इस तरह मत मारो जैसे कि तुम मेरे कंधे को कुछ फॉर्म समझ रही हो और मारती जा रही हो। तो वो हाथ हटा के अपने सर को खुजाते कहती, अरे यार क्या बेइज्जती करती है तू। तब वहाँ पर क्लास स्टार्ट होती है, कुछ टीचर आते हैं, तब उनकी पीरियड किस तरह ख़त्म होती है। तब वो लोग कहीं बैठ के बातें कर रहे थे, तब वहाँ से एक प्रोफेसर आते हैं उनके पास। तो प्रोफेसर को देखकर तीनों खड़े हो जाते हैं। तो तीनों की तरफ देखकर कहते, अभी तुम लोगों की पीरियड फ्री है क्या। तो वो लोग कहते हैं, यस मैम हमारी पीरियड फ्री है। तो एक काम करो, यहाँ पर इस साइड में जाओ, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, तो क्या हम तैरने जाएं। एक्सक्यूज़ मी, जहाँ पर बच्चे सीखते हैं या बच्चे हिस्सा लेते हैं। कल हमारा एक इम्पोर्टेंट मैच है, आज 3 लड़कियाँ या 4 लड़कियाँ कह सकती हो वहाँ पर टेस्ट कर रही है, मतलब तैर रही हैं। उनको चेक करो कि उनको कितनी टाइमिंग तक वो अपनी तैरने के स्पीड को बढ़ाते हैं या स्लो करते हैं, बस ये देखने। तुम लोगों को तैरना आता है। तो आंचल कुछ कहने ही वाली थी, तब काजल कहती, ऑफ कोर्स मैम हमें तो अच्छा खासा तैरना आता है, बस हमें सिर्फ देखना है ना, और कुछ करना थोड़ी है। हम फ्री है, हम चले जाएंगे। ये कहकर उनकी बिना सोचे, बिना उनसे पूछे, उन दोनों के हाथ को पकड़ के वहाँ लेके जाती, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ, तकरीबन 3 लड़कियाँ कह सकती हो, वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आ चुकी है। उन्होंने बिगनिंग यानी कि इतनी बिगनिंग अच्छी तरह पहनी है कि कुछ उन्हें ख़राब नहीं लग रहा था, बुरे नहीं लग रहे थे उन ड्रेसेस में। तो उनको तरफ देख के कहते, मैम आप लोग, तो वो कहती, हमें तुम्हारे टीचर ने भेजा है हम लोगों को ये देखने कि आपकी टाइमिंग क्या है, तो आप लोग तैरने के लिए तैयार हो।
तो कहती है यस मैम, क्यों नहीं। तो वो उसी तरह जिस जगह पर जैसे कि हम लोग करते हैं स्विमिंग पूल के रेसेस वगैरह होती हैं वहीं पर जाके खड़े हो जाते हैं। तो वो लोग जंपिंग करने से पहले मैम के हाथों में एक घड़ी देते हैं, काजल के हाथों में। काजल सिर्फ घड़ी को लेती है, तब वंशिका उसके हाथ से घड़ी लेकर देखने लगती है। तो कहती है टाइमर कितना है, तो वो टाइम बताते हैं। तो कहती है इस स्पीड में अगर हम यहाँ तक पहुँचे, अब इसको गौर से देखिएगा कि हम कितने मिनट तक यहाँ पर आ सकते हैं। तुम चारों हिस्सा ले रहे हो इस चीज़ पे? यस मैम, हम चारों ले रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट एक को होना है। ओके, लेकिन ये तो गलत बात है। अरे आंचल कहती है ये तो गलत बात है, ले 4 लोगों को टेस्ट में ले और लेंगे तो सिर्फ एक को लेंगे। ओके है मैम, हम सब लोग एक बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जाए वो जाए मैं जाऊँ, बात एक ही है, बस जाना हम लोगों को चाहिए, हमारे अलावा किसी को नहीं चाहिए। तो ठीक है, तुम लोगों की दोस्ती को किसी की नज़र न लगे, ऑल द बेस्ट टू यू। वो ये कहकर उन लोगों को ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ पर सामने जाके बैठ जाते हैं। वंशिका की फोकस उन लड़कियों की तरफ थी और परी और काजल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आंचल और काजल एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। आंचल उससे पूछती है वैसे तुमने आज तक अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताया नहीं। अरे मेरा बॉयफ्रेंड एक हैंडसम है, गुड लुकिंग है, बिजनेस करता है बहुत ज़्यादा और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना प्यार करता है, वो जो कहेगा मैं जो कहूँगी वो करेगा और वो मैं जो कहेगा मैं करूँगी। ओके, तो कभी तो मिलाओ अपने इस बॉयफ्रेंड से। अरे मिला दूंगी, एक ना एक दिन ज़रूर मिला दूंगी। तब वो लोग वहाँ से तैरते हुए यहाँ आते, फिर से दोबारा रिटर्न वहीं पर जाते जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो इस तरह तकरीबन 2-3 दफ़ा करते हैं वो लोग। तब वंशिका सिर्फ गौर से उनको देख रही थी। तब उस लड़की से कहती है वैसे तुम लोग तैरते अच्छे हो, बट एक चीज़ की प्रॉब्लम है। क्या मैम? तो कहती है अगर जब आप तैरने लगो तो आप अपनी सांस को पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो। अभी आप लोग एक काम कीजिएगा। यस मैम। वो चारों लड़कियों को एक चीज़ कहती है, चारों लड़कियों को कहती है पानी में तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा, अक्सर हम 5 मिनट तक अपनी सांस रोक कर अंदर रहते हैं ना, तो आप लोग 5 मिनट से ज़्यादा उसके अंदर रहिएगा। मैं टाइमर लगाती हूँ। तो काजल कहती तू पागल हो गई है, हमें इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तुझे इंटरेस्ट है। तो कहती चुप करो तुम। तो उन्हें वही तरीका बताते, तो लोग वैसे ही करते हैं, 5, 10, 15, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। तो लोग फिर से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन एक लड़की तकरीबन 20 से ऊपर तक अपनी सांसें रोककर पानी के अंदर रहती। तब वंशिका उसे कहती बाहर आ जाओ। और जैसे ही बाहर आती तो कहती इस चीज़ को करना, तैरते वक्त अपनी सांसों को कंट्रोल में रखना और अपने हाथ और पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इससे तुम्हारी जीत पक्की हो सकती है। वो लोग इसी तरह बातें करते। तब वो कहते ठीक है मैम, अब में से किसकी टाइमिंग सबसे ज़्यादा पहले थी? तो कहती ये तो आप लोगों की टीचर को बताना पड़ेगा मैं, क्योंकि उन्होंने कहा था हम आप सिर्फ देख के और लिख के आपको बता दें, आप अपना नाम बताइए कि मैं उस पर्ची में लिख दूँगी। ठीक है मैम। वैसे आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तैराकी में? नो, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बस कभी कभार मैं ध्यान से चीज़ें देख लेती हूँ और शायद मैंने इसे गेम बहुत से देखे है टीवी में। ओके मैम, थैंक यू सो मच हमें ये बताने के लिए। ओके, ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते। तो कहते अब का मैं क्या करना है, यहीं पर बैठना है? तो काजल कहती यार मुझे बाहर जाना कुछ काम है। तो वो वहाँ से चली जाती। आंचल भी उसके साथ ही बाहर निकल जाती, क्योंकि वो आंचल को लेकर चली जाती। वहाँ पर सिर्फ थे वंशिका वहाँ पर अकेली थी और देख रही थी, सिर्फ पानी की गहराई की पानी की चीज़ें देख रही थी। वो पानी की स्विमिंग पूल के पास पूरी तरह जाके खड़ी हो जाती है। जैसे खड़ी होती है, एक पल ऐसा आता है कोई उसे बहुत ज़ोर से पुश करता है। वो जिस तरह से पानी के अंदर गिरती है, वो उठने की कोशिश करती है लेकिन वो उठ नहीं पाती, लेकिन पूरी तरह से पानी उसके अंदर जाने लगता है। तो वहाँ पर भावना जो किसी काम से दूसरी साइड पे जा रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ हलचल महसूस होती है। तो जैसे ही अंदर जाती तो देखती कोई इंसान वहाँ से कोई भाग रहा है, उसकी पीठ थी, उसका फेस देख नहीं पाती। तो कहती कमाल है, यहाँ पर क्या काम है जो ये कोई भाग रहा है और कुछ हुआ है क्या? तो वो कुछ कहती नहीं, वो पलटने लगती है। तब वहाँ से कुछ अजीब सी चीज़ों की आवाज़ उसे होती है। जैसे आवाज़ होती है वो पलट के देखती है, वहाँ पर देखती है कोई इंसान डूब रहा है। उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि भावना जिस एंगल से अंदर आई थी उससे वंशिका की पीठ थी। वंशिका अपने हाथों को ऊपर कर रही थी कि हेल्प मांग रही थी, सांसों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भावना बिना सोचे समझे वो अपनी चीज़ें एक साइड में रखकर भागते हुए स्विमिंग पूल के अंदर जाती है और जाके पीछे से अक करती है, उसे ऊपर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से जैसे कि उसका
हौसला, वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो वो लड़की एवी थी, ऊपर से उसे हक करके ऊपर लाना इसके लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी कोशिश करते करते भावना उसे बहुत मुश्किल से स्विमिंग पूल के बाहर निकालती। जैसे बाहर निकालती उसे लेटाती तो देखती है ये वंशिका है। तो वंशिका की तरफ देखकर कहती शिट, ये इसे स्विमिंग नहीं आती है, इसे तैरना नहीं आता। वंशिका 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 आंखें खोलो, वंशिका आंखें खोलो। लेकिन वंशिका की कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वंशिका पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। तो उसे पहले घुमाती है, उसके पीठ को दबाने लगती है, फिर उसे सीधा करती है, फिर उसके पेट के ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर उसके मुंह से पानी निकालने की कोशिश करती है। ऐसे करते करते तकरीबन 3 दफ़ा करती है। तो थोड़ा उसके सर को ऊपर करके कहती है वंशिका कुछ तो बोलो, वंशिका। तो वो इसी तरह कर रही थी। तब वहाँ पर आ जाती काजल प्लस आंचल आकर कहते यहाँ ये क्या हुआ इसे। तो ये कहती ये पानी में गिर गई थी कि क्या। परी की आंचल कहती क्या इसे तैरना नहीं आता। तो काजल कहती तुम मजाक कर रही हो, जिस तरह उनको सलाह दे रही। सलाह देना और करने में बहुत फ़र्क होता है काजल। ये कहकर वो भी झुक जाती है। वो उसे देख कर कहती है वंशिका आंखें खोलो। तो फिर से वो वैसे ही करती है। वंशिका की तरफ भावना इनकी तरफ देखकर कहती है तुम एक काम करो, तुम इसके जूते निकालो, इसके पैरों को रफ करो, और काजल तुम इसके पेट को खुश्क दबाती जाओ, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे करो। ओके, और आप क्या करेंगे। मैं इसे CPR देने की कोशिश। तब काजल और आंचल एक दूसरे की तरफ देखकर फिर भावना की तरफ देख के कहते क्या देंगी आप। तुम लोगों को नहीं पता, तुम लोग स्टूडेंट हो शायद ना, तुम लोगों को नहीं पता CPR किसे कहते हैं। मैं करके दिखाती हूँ। ये कहकर उसके मुंह को दोनों हाथों से खोलती है, अपनी सांसों को उसकी सांसों के अंदर डालने की कोशिश करती है। फिर से उसे कहती है चलो उसके पैर को दबा। वो दोनों घूर रहे थे, उसे देख रहे थे, वो भावना को हैरान से देख रहे थे। तब वहाँ पर आ जाती है परी भी ये चीज़ दूर से देख लेती है। वो सर झुका के आगे आ जाती है। जैसे आगे आती है वैसे वैसे वो कर रही थी। तकरीबन 3 दफ़ा वो इसी तरह CPR देती है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन एक पल ऐसे आता है तो वो CPR जब देने ही वाली थी वो दे भी देती है। तब वहाँ से उसकी सांस पूरी तरह से जैसे कांसते हुए ना पानी निकलता है वैसे होने लगता है। तो वो उसकी पीठ को सहलाने लगती है। उसे उठा के थोड़ा सा ऊपर करके उसकी पीठ को सहलाते हुए पानी जो उसके अंदर थी वो बाहर निकल रही थी। जैसे जैसे उसको सहला रही थी उसकी सांसें थोड़ी सी ठीक होती। तब तक वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ चुके थे। तो प्रिंसिपल कहती है यहाँ पर क्या हुआ है। तो कहती है पता नहीं मैम, मैंने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है। भावना कहती है मैंने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कोई डूब रही है, लेकिन जब मैंने इन्हें बाहर निकाल के देखा तो ये मिस वंशिका है। वंशिका तो डूब रही थी। तो कहती ओके, तुमने उस इंसान का फेस देखा। नो मैम, हमने नहीं देखा है। आई न्यू इट, मुझे पता ये कौन है। तो वहाँ से कहती है काजल कौन हो सकता है, वो रॉकी हो सकता है, और कौन। सुबह तो उसके साथ हमारी भीड़ हो चुकी थी इसकी। वंशिका शायद उसने उससे पुश धक्का दिया होगा स्विमिंग पूल के अंदर। अच्छा, जैसे उसे पता है ना उसे तैरना नहीं आता, तो चुप हो जाती है। आंचल कहती है ये भी ठीक है, लेकिन उसने धक्का तो दिया है ना यार, तुमने देखा है, उसकी पीठ को देखा है, कंफर्म कर सकते कि वही रॉकी था। प्रिंसिपल पूछती तो सब लोग चुप हो जाते। तब वंशिका की तरफ देखकर कहती है प्रिंसिपल तुम ठीक हो, इसे मेडिकल रूम में ले जाओ, वहाँ पर डॉक्टर होंगी तो चेकअप करके बता देगी ये ठीक है ठीक नहीं है। तो जैसे ही उसे उठाती तो देखती है वंशिका ने जो कपड़े पहने थे, वंशिका के कपड़े जो पहने थे वो कपड़ों जो बिल्कुल हल्के, जैसे कि अंदर की सारी चीज़ें देख सकते। उसने एक वाइट कलर की सूट पहनी थी, वाइट कलर का सूट और दुपट्टा था। उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से वो गीले कपड़ों में उसकी पूरी बॉडी शेप नज़र आ रहा था। तो भावना जब ये देखती है तो जो कपड़े जो जैकेट उसने निकाल के रखा था वो जैकेट लाके उसे ओढ़ देती है। एक नज़र वंशिका भावना की तरफ देखती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। तो उसे संभालते हुए काजल और आंचल एक साथ लेकर मेडिकल रूम में तरफ चले जाते। तब भावना परी की तरफ देख कर कहती है तुम ठीक हो। तो कहती है मैं ठीक हूँ, ये लो तुम पहन लो ये जैकेट को, क्योंकि उसने भी तो कपड़े ऐसे ही पहने जिसके उसकी क्लीवेज यानी कि ब्रा दिख रही थी पीछे से। तो परी उसे अपनी जैकेट देती है तो कहती ये पहन लो ठीक रहेगा, हमें घर जाना चाहिए, क्लास लेना चाहिए, फ़िलहाल तो वो टीचर रूम में चलते हैं, वहाँ पर कुछ शायद वजह मिल जाए चेंज करने के लिए। तो कहती चलो ठीक है। ये कहकर वो लोग टीचर रूम की तरफ चलते हैं। वो लोग वहाँ मेडिकल रूम की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भावना बार बार पलट के देख रही थी। तब
परी कहती है उससे, वैसे मुझे नहीं पता था तुम किसी को CPR भी दे सकती हो। तो उसकी तरफ देख कर कहते इसका क्या मतलब ये तुम्हें याद है एक दफ़ा मैं भी पानी में गिर गई थी। तो वहाँ सिर्फ तुम थी, जिस तरह तुमने मुझे बचाया था आज तक मुझे याद नहीं तुमने मुझे कभी CPR दिया हो। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें CPR की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? और तुम जिस तरह से वो थी वो तुम नहीं थी, पागल इंसान। तुम्हें तैरना अच्छी तरह आता है। हाँ मुझे तैरना आता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता। इंटरेस्टिंग, इतनी मिच्योर लगती है, तैरना नहीं आता। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या कह रही हो? तो लोग इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे। तब वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर मिस्टर सिंघानिया, राजीव सिंघानिया कुछ देर के लिए अपने लोगों से मिलने के लिए उनके पास मीटिंग करने आते हैं। जैसे ही मीटिंग रूम में आते वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, उनकी तरफ देखकर सब खड़े हो जाते। तो मीटिंग रखने की वजह पूछने लगते हैं। मिसेस सिंघानिया को बुलाया जाता है खुद से। तो वो लोग कहते सर हमें एक बात कहनी है आपसे। तो कहते हैं बोलो। आपको नहीं लगता जब तक आपकी बेटी आपको नहीं मिलती तो आपको इस चेयर पर किसी को बिठा देना चाहिए? ये मेरी बेटी की कुर्सी है और इस कुर्सी पर मेरी बेटी के अलावा कोई भी नहीं बैठ सकता। कोई भी का मतलब कोई भी नहीं बैठ सकता। तब वहाँ से वो एक इंसान आते तो कहता क्यों नहीं बैठ सकता? मेरा भांजा तुम्हारा बेटा नहीं है? तो उसकी तरफ देखकर सिर्फ एक लुक देते हैं मिस्टर सिंघानिया। मैंने तुम्हें 10 दफ़ा कहा है मेरी चीज़ों में इंटरफेयर मत करो। क्यों ना करो? मेरे डैड ने तुम्हें से मेरी बहन की शादी करवाई, ज़बरदस्ती मुझसे कहा भी था कि तुमसे शादी ना करवाए, लेकिन फिर भी तुम्हारी और उनकी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए मेरी बहन को बलि का बकरा बनाया गया था। तब मैं चुप था। अब तुम मेरे भांजे को बलि का बकरा बना रहे हो, उसे उसका हक नहीं दे रहे। दे चुका हूँ उसको वो हक, लेकिन ये कुर्सी यहाँ की क्वीन बनेगी मेरी बेटी, मेरा वंश बनेगी। तो वो भी तो अभी का वंश है ना? क्या ये आपका बेटा नहीं है? बोलिए, ये आपका बेटा नहीं है? तो बार बार आप वंश कहते हो, तो ये भी तो अभी का वंश है। बिठा दीजिए इसे तख्त पे। इसका भी तो हक बनता है कि इस तख्त को संभालना, इस चीज़ को, जागीर को संभालना। वैसे सुना था कि लोग बेटों को देते, लेकिन अब पहले बाप है जो अपनी बेटी को इस दलदल में लाने के लिए तैयार है, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी समझदार है। अच्छा, तो सिर्फ आपकी बेटी समझदार है, आपका बेटा समझदार नहीं है? ये कौन सा लॉजिक है भाई साहब? ये कौन सा लॉजिक है, ज़रा बताना पसंद करेंगे? रिश्ते में तो आप हमारे जीजाजी होते, लेकिन मैं आपको भाई साहब कहता हूँ, क्योंकि बचपन से आपको भाई साहब कहने की आदत है। कुछ चीज़ों की वजह से मेरे डैड और आपके डैड में कुछ अनबन हुई थी, लेकिन उस अनबन को ख़त्म करने के लिए, उस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए मेरे डैड ने सामने से आपसे मेरी सिस्टर से शादी करने की बात की थी, सामने से, और आपने भी एक्सेप्ट किया था। उस टाइम में गुस्से में था। हाँ गुस्से में थे, क्योंकि आपकी बीवी ने आपको गुस्से में कह दिया जाओ शादी करो और किसी से भी वारिस पैदा करो, उन्हें इस चीज़ का कोई परवाह नहीं। यही कहा था ना आपकी बीवी ने? तो आपने ले देकर मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खुश होती हो किसी और के साथ, अच्छी सी ज़िंदगी गुजारती। एक अच्छी पासी डॉक्टर रह चुकी है मेरी बहन, उसने अपनी सारी चीज़ें छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आज तक आपने उसे उसका हक नहीं दिया, वो प्यार जो आप अपनी पहली बीवी से करते हो मेरी बहन से। यहाँ पर फैमिली डिस्कस नहीं हो रहा, यहाँ पर भी हो रहा है फैमिली डिस्कस, क्योंकि आप एक को दे रहे हैं, दूसरे से उसका हक छीन रहे हैं। तो कुछ दिनों के लिए बिठा दीजिए मेरे भांजे को इस कुर्सी पर। अगर वो आपके काबिल नहीं तो फिर हटा दीजिएगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी बैठेगी। अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाकर कुछ भी किया तो याद रखो उसकी मौत पक्की है मेरे हाथों से। और जिस तरह तुम कर रहे हो ना, मुझे पता है तुम किस लिए कर रहे हो। जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी मकसद है, उसे मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूँगा। याद रखना ये, तुम इस बात को याद रखना इस बात को करण, जो तुम सोच रहे हो वो कभी भी नहीं हो सकता। तो करण एक जैसे स्पेशियस स्माइल होती ना, वो देता है, तो उससे सिर्फ घूरते हैं। और हाँ, तुम लोगों ने इसके कहने पर यहाँ पर मीटिंग रखी है ना, तो तुम लोग जब भी कहो बेटा अब बुलाओगे तब भी मेरा फैसला वही होगा, कल भी बुलाओगे तब भी मेरा फैसला यही होगा, आने वाले कल में भी बुलाओगे तब भी मेरा फैसला यही होगा। इस कुर्सी में मेरी बेटी बैठेगी, मेरी पहली वारिस बैठेगी, याद रखना। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो जैसे वो निकलता है तब वो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, करण की तरफ। करण कहता है जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती, जो चीज़
आसानी से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। और ये चीज़ मैं छीन के रहूँगा। जिस कुर्सी पर तुम्हें अपनी बेटी को बिठाना है ना, और सही सलामत तो यहाँ पर बैठेगी नहीं, लेकिन इसके लिए अगर मुझे तुम्हें भी मारना पड़े। वो मन में सोच रहा था ये सारी बातें। तब वहाँ पर उनका बांध जाते, मामा क्या सोच रहे हैं आप? तो उनकी तरफ एक स्माइल पास करके कहते, कुछ नहीं, मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है छोड़ दीजिए इस चीज़ को, क्यों बार बार करना। तब वहाँ पर एक लड़का आके उसके कंधे पर हाथ रखता है, तो कहते छोड़ो, गलत तो रेड नहीं कह रहे, सही तो कह रहे, तुम्हारा भी तो हक है इस कुर्सी में बैठना, हमें तो नहीं मिल रहा, तुम्हें तो कम से कम मिले। तो वो मिस्टर करण का बेटा था, मिस्टर करण का बेटा गौतम था वो। तो वो गौतम कहता है, अरे ये बड़ों की बात है, बड़ों को करने दे, चल हम क्लब में चलते, कुछ शराब वराब पीते, कुछ शबाब बाप के साथ खेलते। तो वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो उसका बाप एक तीखी सी स्माइल पास करता है अपने बेटे की तरफ। हाँ, ज़रूरी थोड़ी है जो लड़ाई वो लड़ रहा हो उसके बेटे के लिए लड़ रहा हो या शायद अपने बेटे के लिए लड़ रहा हो, ये तो बाद में पता चलेगा। चलते वहाँ दूसरी तरफ, जहाँ पर वंशिका को हॉस्पिटल में मेडिकल डॉक्टर चेक करते हुए कहते, टाइम गॉड, तो आप लोग टाइम से पहुँच गए थे, वरना ये तो आप लोगों को सही सलामत नहीं मिलती। और थैंक टू मिस भावना जिन्होंने CPR दिया है। तो कहते, हाँ जिस तरह दिया है ना, उस तरह तो मैं भी हैरान हूँ यार, किस तरह दिया है। तो डॉक्टर घूर के उसे देखते, तो कहते सॉरी डॉक्टर, पता नहीं कैसे ज़बान से फिसल गया। तो कहते, ज़बान से कुछ ज़्यादा ही चीज़ें नहीं फिसलती है आपकी मिस काजल। तो सर झुका देती है। तो कुछ इंजेक्शन वगैरह से लगाते हो, उसे कहते हैं तुम ठीक हो, चलो ये कपड़े लो, चेंज कर लो, तुम फ्रेश हो। मैम ये कपड़े, हाँ कभी कभार ऐसे इमरजेंसी के लिए हम यहाँ पर कपड़े भी रखते हैं, डोंट वरी, तो ये कपड़े आप मिस भावना को दे दीजिए, मुझे ज़रूरत नहीं इनकी। तो वो इसे घूर के देखते, तो कहते क्यों मिस भावना को, क्यों? क्योंकि उनके भी कपड़े गीले हैं। हाँ तुम दोनों के कपड़े गीले, डोंट वरी, वहाँ पर प्रिंसिपल साहब ने शायद उनके लिए भी कुछ भेजा होगा, तो टेंशन ना लो। तो वो लोग अपने क्लास में आ जाते, बैठ जाते, फ्रेश होकर बैठ जाते। तो कहते यार तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लूज़ कपड़े नहीं दिए मेरे डॉक्टर साहबा ने। अच्छा, तो यहाँ पर शॉपिंग के लिए चीज़ें रखी जाएंगी ना, और मुझसे कहा जाएगा कि इनमें से कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर लो, ऐसे ही क्या? तो लोग हंसने लगते। तब वहाँ पर मिस भावना की क्लास में एंट्री होती, तो सब लोग खड़े हो जाते। तब मिस भावना एक नज़र वंशिका की तरफ देख कर कहती, तुम ठीक हो? तो वंशिका कहती, यस मैम मैं ठीक हूँ। तो कहती, ओके तो क्लास स्टार्ट करें। इस तरह उनकी क्लासेस होती, लेकिन कई दफ़ा भावना पलट के वंशिका को देखती है और वंशिका भावना की तरफ देखती है। एक पल ऐसा आता है कि भावना की नज़र उसके होंठों पर चली जाती है, जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि उसकी नज़र एक तक टिक जाती है एक पल के लिए। तो दूसरी पल वो अपनी नज़रें हटा लेती है। तो जैसे ही पलट के नज़रें हटाती है तो वो अपने होंठों को छूने लगती है। तो सोचने लगती, क्या मैंने इनका स्वाद, क्या इन होंठों को पहले मैंने छुआ है? वो यही सोचने लगती है। तो अपने ख्यालों को झटक कर वो क्लास में पूरी तरह से फोकस करती है। तब वंशिका जो वहाँ बैठी थी अपनी आंखें बंद कर लेती, जैसे जैसे आंखें बंद करती है उसके हाथ अपने होंठों की तरफ जा रहे थे। तब जो परी उसके पास बैठी थी आंचल, तो उसका हाथ पकड़ के कहती, क्या कर रही है, पागल है क्या तू? हाँ क्या कहा? तुम अपने होंठों को छू क्यों रही हो? नहीं तो मैं नहीं छू रही हूँ अपने होंठों को। अच्छा ज़रा हाथ की तरफ दे, कहाँ है तुम्हारा हाथ? तो देखती कि बस थोड़ा सा फासला बचा था कि वो अपने होंठों को छू सकती थी, लेकिन उसको फासले को पहले रोका था वंशिका ने। वंशिका की हाथों को रोकने वाली थी आंचल की हाथ। तो उसे घूर के देखती तो कहती, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे ऐसा लगा मेरे होंठों में दर्द। हाँ पता है तुम्हारे कहाँ दर्द हो रहा है। ये काजल थी, तो काजल की तरफ घूर के देखती। तो इसी तरह उनके क्लासेस एंड हो जाते, तो वो लोग घर के लिए निकलते। तब तो काजल कहती, अब क्या इन्हें ड्रॉप भी हमें करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, अगर हम लाए हैं तो ड्रॉप भी हम करेंगे। ये कहकर वो लोग थोड़ी देर इंतज़ार करते। तब वो कहती, यार मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, तुम्हें पता टीचरों का क्या है, सारी स्कूल खत्म होगी तब वो लोग निकलते हैं। अब हम लोग इसी तरह इंतज़ार करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जिम्मेदारी है। वो हम लोग बातें कर रहे थे, तब वो आंचपेन आके उनकी तरफ खड़े हो जाता है। वो भावना मैडम ने कहा कि आप लोग उनका इंतज़ार कीजिएगा, वो आप लोगों के साथ जाएंगे। तो कहती, दत्त तेरी थी, अभी तो भागने का सोच रहे थे, अब ये हुक्म आ गया, अब तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा यार। अच्छा खासा घर जाके सो जाती थोड़ी देर के लिए सुकून से। ऊपर से इतना बड़ा असाइनमेंट देकर रखा है दोनों दोस्तों ने, क्या दुश्मनी है हमारे साथ इनकी।
हमें नहीं, हमें पूरी क्लास को दे चुके ये असाइनमेंट। यह असाइनमेंट मेरी जान ले लेगा। इन्हें मेरी पड़ोसी नहीं होना चाहिए तभी। हाँ हाँ, मैं फंस गई। कहाँ फंस गई हूँ मैं यार। एक तो मेरा बॉयफ्रेंड मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ मर चुका है। आय हाय, किसी और के भाव में तो नहीं मर चुका। रियली फनी। वो किसी और के भाव में नहीं, मेरे भाव में ही मरेगा एक दिन। याद रखना इस बात को। तो वो लोग हंसने लगते। तब तकरीबन 1 घंटे तक वो लोग वहीं पर पार्किंग एरिया के पास ही खड़े थे। तो कहते यार ये कुछ ज़्यादा हद नहीं हो गया। तब वहाँ पर परी और भावना आते हुए नज़र आते हैं। भावना ने वही कपड़े पहने थे जो उसने पहले पहने थे यहाँ आते हुए। अब तो उनके कपड़े सूख चुके थे। तो कहती यार देखो मैडम ने कितनी अच्छी तरीका किया। उनके कपड़े साफ भी हो चुके, सूख भी चुके, और तुम इन्हीं कपड़ों में ढीले डाले, ऐसे अजीब लग रहे। तुम्हारे इन कपड़ों में 10 लोगों को हम डाल सकते हैं। वेरी फनी। ये कहकर जैसे ही हुआ हो ना आती है तो सबकी तरफ देख के कहती है सॉरी। कहती चलो, आपको नहीं लगता कि आपको कुछ कहना चाहिए मैम? काजल कहती अच्छा क्या कह रही, कह तो रही चलो। हाँ चलो, चलो से पहले भी 3 लफ्ज़ वाली चीज़ें होती हैं। नहीं तो अब तक मुझे छोड़ रखा है तो मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ? ओह क्या बात है यार, मानने वालों में से नहीं है ये लोग। काजल कहती है वाकई नहीं है यार, चल बैठ जा, सर मत खाओ। वो लोग बैठने लगते। तब वंशिका पीछे जाके बैठ जाती है। अब ऐसा होता है कि परी के विंडो के पास बैठी और उसके साइड में बैठी थी भावना। भावना के साइड में बैठी थी वंशिका, और आंचल और काजल ड्राइविंग सीट की साइड में बैठे थे। तो एक पल ऐसा आता है कि परी की वंशिका का हाथ अचानक से भावना के हाथ से टच होता है। तो एक झटके से अपने हाथ को खींच अपनी साइड में रख देती। तो गाड़ी इस तरह चला रही थी काजल। एक तो काजल गाड़ी बहुत फास्ट चला रही थी और थोड़ा सा म्यूज़िक भी इस गाड़ी में चल रहा था। बहुत रोमांटिक म्यूज़िक चल रहे थे। एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था तो उस रोमांटिक को गुनगुना भी रही थी काजल। तब आंचल उसकी तरफ देखकर कहती यार ये गाना क्यों? अरे अच्छा गाना है, तूने तो सही, इसके बोल भी तो अच्छे हैं। अच्छा, आंखों की गुस्ताखी सीरियसली? हाँ तो और तूने तो क्या, हमें तो हमारी मोहब्बत की आंखों की गुस्ताखी आज तक मिली ही नहीं है। सीरियसली ये गाना आंखों की गुस्ताखियाँ? और नहीं तो क्या, तुम्हारे पास कोई रोमांटिक गाना है तुम लगा दो। मेरे पास तो यही रोमांटिक गाना है। और कितने दिनों से मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हूँ, तुम्हें पता है। अच्छा तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी बात कम होती है क्या? नहीं होती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखना और बात करना प्रॉब्लम ये है। और तो तुम चाहते तुम उसे देखना और वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। वो इसी तरह बात कर रहे थे और म्यूज़िक को थोड़ा स्लो कर, लेकिन अचानक एक झटके से वो गाड़ी रोकती है। जिस तरह से गाड़ी रोकती है, भावना जो आगे की तरफ जो कहते हैं ना गेयर वगैरह की साइड में गिरने ही वाली थी, तब वंशिका उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। तो एक झटके से वो सीधा वंशिका के गोद में आ जाती है पूरी तरह से। तो घूर के वंशिका की तरफ देखती है भावना। तो काजल कहती ओ सॉरी तो आप लोग ठीक हो? पीछे देखती है जहाँ पर परी अपने सर को सहला रही थी, और परी की तरफ देखती, फिर भावना और वंशिका की तरफ देखती, जिस तरह दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे। तो कहती ओ आई एम सॉरी। वो सामने बच्चा आ गया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गाड़ी स्लो चलानी चाहिए थी? तो काजल आंचल की बात सुनकर पीछे देखती है। पीछे देखकर कहती आई एम सॉरी, आप लोगों को लगी तो नहीं? तब परी कहती है नहीं लगी, कहाँ लगी है हमें। क्या कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, मैं भूल जाती हूँ। आंचल तुम्हें लगी है? तो काजल को घूर के देख के कहती बेवकूफ़ इंसान, बच्चा हरा था तो कम से कम 1 मिनट। जिस तरह से वंशिका ने भावना को साइड हक किया था, वो बस सिर्फ एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहे थे। हाँ उसने बचाया तो सही, वो लोग एक दूसरे से लगे हुए थे, एक दूसरे को सुना रहे थे, आंचल को और काजल को। तब वो परी कहती है तुम ठीक हो भावना? तो एक झटके से उनकी आई कांटेक्ट कह सकते टूट जाते। कहती हाँ क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो कहती है थैंक यू, मुझे आपको कहना चाहिए। अरे यार अभी शुरू मत कहना ना, सॉरी थैंक यू कहने के लिए। तब दोनों काजल को एक साथ घूरते आई थिंक मुझे सॉरी कहना चाहिए ना, तो आई एम सॉरी ये कहकर गाड़ी को काजल फिर से स्टार्ट करती है। तब सिर्फ वंशिका इतना कहती है गाड़ी स्लो चलाना।
तो कहती हाँ हाँ समझ गई, गाड़ी को स्लो चलाना है, ठीक 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 है, समझ गई। ये कहकर वो गाड़ी को बाकी नॉर्मल स्पीड पे अब कर देती, जो स्पीड थी पहले अब वो लोग नॉर्मल स्पीड में। जैसे ही घर की तरफ पहुँचते तो उनको उतार के कहती जाओ तुम लोग ऊपर और मैं पार्किंग में गाड़ी लगा के आती हूँ। तब अब आंचल कहती नहीं हम तुम्हारा इंतज़ार करते, तुम आओ एक साथ ऊपर चलते हैं और वैसे भी कुछ डिस्कस करने हमें। तो काजल कहती है ठीक है, मैं आती गाड़ी पार करके। वो लोग इस साइड में खड़े हो जाते। भावना वंशिका आगे बढ़ रहे थे एक साथ, वो कदम से कदम मिला रहे थे लेकिन एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। परी उनके पास ही रुक गई थी क्योंकि आंचल ने परी को रोक दिया था। वो कह रही थी मिस आपने जो सब्जेक्ट दिए कल असाइनमेंट दिए जमा करने के लिए, उसके लिए थोड़ी सी तुम हेल्प कर लीजिए हमारी। तो वो खड़ी हो जाती, कहती मैं हेल्प करूँ तुम लोगों की, तुम लोगों को पता है मैं किस तरह तुम लोगों की हेल्प करूँगी। वो इसी तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो काजल वंशिका और भावना एक साथ लिफ्ट के अंदर चले जाते। जैसे लिफ्ट के अंदर जाते तो लिफ्ट को खोलने की कोशिश करते हैं, मतलब कि लिफ्ट को रोके के ताकि वो लोग आ जाएं, लेकिन लिफ्ट बंद हो जाती है। तो लोग कहते शिट यार, अब ये भी मुसीबत को अभी बंद होना था। तो लोग इसी तरह खड़े थे। बात एक वंशिका भावना को देख रही थी, भावना यहाँ वहाँ देख रही थी। तो भावना को आगे बढ़ना था। तो जैसे ही भावना आगे बढ़ रही थी तो उसके पैर के नीचे से कुछ चीज़ आता है, वो उसे गिरने वाली थी। तो भावना को वंशिका फिर से पकड़ लेती है। इस तरह वो उसके कमर से उसे पकड़ती है और जिस तरह से उसके कमर को पकड़ के एक पल के लिए प्रेस करती है तो एक पल के लिए उसकी सांसें ऊपर की ऊपर हो जाती है भावना की। जिस तरह से वंशिका ने कमर को पकड़ा था भावना के, तो भावना एक झटके से उसे हाथ हटा के कहती कि ये क्या बदतमीजी है। वो कहती है सॉरी मिस, अब गिरने वाली थी तो तुम्हें कहीं और पकड़ने को नहीं मिला था, तुमने मेरी कमर को पकड़ कर प्रेस क्यों किया। मैंने प्रेस नहीं किया, मैंने सिर्फ पकड़ा था। तुम अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ क्या। तब वहाँ पर वो तीनों आ जाते तो कहते क्या हुआ, इसने मुझे। तो वंशिका कहती हाँ मैंने आपको, देखो मुझे आप मत बोलो। ओके तो आप मुझे आप बोल दीजिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम लोग आप वगैरह की लड़ाई छोड़ो, हुआ क्या ये बता, तुम लोग गुस्सा क्यों कर रही हो और तुम्हारा चेहरा इस तरह लाल क्यों है मैम। काजल पूछती है कुछ नहीं हुआ है। तो कहती हाँ मैं भी तो कह रही कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं इन्हें गलतफहमी हो गई है शायद। मुझे गलतफहमी नहीं होती है तो मैं कुछ नहीं कह सकती इस मामले में, मैंने बस आपको संभाला है। आपको अगर कुछ और लग रहा है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। तो कहती देखो वंशिका, यस मिस, देखी तो रही हूँ। तो उसको एक लुक देकर वो लिफ्ट के अंदर चली जाती। तब परी कहती क्या किया है तू, क्या किया इसने, कुछ नहीं किया है। तब वहाँ पर अंशिका को पकड़ के कहती क्या किया तुमने जो मुझसे इतने गुस्से में लाल हो रही है, शर्म से लाल हो रही, समझ में नहीं आ रहा। तब काजल कहती अगर ऐसे एक्सप्रेशन कहे जाए, अगर मैं किसी का चेहरा का लुक पढ़ सकती तो कहती ये गुस्से में और शर्म से लाल हो रही है। अच्छा गुस्सा किस चीज़ का और लाल किस चीज़ का, अब तो ये हमें वंशिका बता सकती है। ऐसा कुछ नहीं, वो गिरने वाली थी इस चीज़ की वजह से। देखो बच्चों के कंचे यहाँ पर गिरे हुए, शायद कुछ बच्चों यहाँ खेल रहे थे, कंचे गिरे हुए। तो कहती है हाँ तो कंचे गिरे हुए तो क्या हुआ, इनसे वो गिरने वाले थे तो मैंने उन्हें पकड़ लिया था, बस इतना ही। अच्छा ठीक है तो ठीक है, बस इतना ही कमर में पकड़ लिए तो बस। वो लिफ्ट के अंदर चली जाती क्योंकि वो लोग दोनों पहले ही से चले गए थे अंदर। तो कहते कि क्या इतनी जगह छोड़कर तुम्हें उनकी कमर ही नज़र आ गई थी। अब वो मुझसे आगे थी और मैं उनके पीछे था, तो मैं किस तरह उनके, जैसे कि वो मुझसे आगे थी मैं उनके पीछे था, तो मैं किस तरह उन्हें पकड़ता। तो मुझे जो समझ में मैंने किया वो, अच्छा वैसे चलो पकड़ लिया, इसके अलावा क्या किया है तुमने। काजल इसकी तरफ घूर के देखती है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पकड़ा है। ये कहकर उनका फ्लोर आ जाता है, वो लोग उतरते। जैसे ही वो लोग अपने फ्लोर पर उतरते हैं तो वहाँ पर वंशिका वहाँ पर भावना घूर के वंशिका को देख रही थी। वंशिका सर झुका लेती है तो कहती है नहीं 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 नहीं, कुछ तो तुमने किया होगा कमीनी, कुछ तो। जैसी कमीनी कहती है, एक लुक देती है काजल को। काजल चुप हो जाती, यार दोस्तों में तो ये तो चलता रहता है, दोस्तों में चलता होगा, पर मुझे गाली पसंद नहीं है। ओके लेकिन मैं अक्सर ऐसे मेरी ज़ुबान फिसल जाती है, इस बात पर तुम नाराज़ मत होना, ठीक है, ज़्यादा मत फिसलना।
हाँ, तो तुम्हें क्या कह रही थी, कुछ तो किया होगा ना जिस तरह मैम तुम्हें गुस्से में लुक दे रही है। मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, और असाइनमेंट पूरी नहीं करनी तुम्हें, घर जाके सोना नहीं है। वो कहती शिट यार, अब किसके बाप की सोना, 1 घंटे तो इन दोनों का इंतज़ार करते करते वहाँ पर गुजार लिया, अब बाकी असाइनमेंट हम खुद ही तैयार कर लेते। ये कहकर दोनों अंदर रूम के अंदर तीनों चले जाते। वो लोग बैठते कुछ खाते पीते हैं, यानी कि उनके बैठने वो लोग जैसे अंदर एंटर करते तो आंचल कहती मैं कुछ लाती हूँ यार खाने को, मुझे भूख लगी है। तो कहती यार ऑर्डर कर दो ना, कौन बनाएगा यहाँ पर कुछ बनाने के लिए। तब उनके बाहर डोर पर नॉक नॉक होता है, तो जैसे ही दरवाज़ा खुलती तो देखती काजल की मोम खड़ी है। लो तुम लोग के लिए खाना है और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अरे हाँ, आपने ये क्यों किया। वो काजल ने कहा था वो आ रही है, तो मैंने सोचा तुम लोग के लिए कुछ बना के रख लूँ। तो काजल ने कहा अकेले नहीं खाएगी, तुम लोग भी भूखे हो तो तुम लोग के साथ लाई। हम आपको तकलीफ़ दे रहे हैं शायद। नहीं, तकलीफ़ की क्या बात है बच्चों, जिस तरह मेरी बेटी मेरी काजल मेरे लिए उस तरह तुम हो। हम उसके थोड़े बड़े नहीं। अरे बड़ों का क्या है बेटा, एज का कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, दोस्त तो होना चाहिए अच्छी, दोस्त का मतलब होता है अच्छी चीज़ें दिखाने वाली। और मुझे पता है मेरी ये जो जल्दी लड़की है ना, इसे तुम लोग ही कंट्रोल कर सकते हो, कोई नहीं कर सकती है। और मुश्किल से किसी ने को इन्होंने दोस्त बनाया मेरी बेटी ने, वरना ये दोस्त किसी को बनाती नहीं है। इसी तरह बातें करते तो वंशिका अपने रूम में जाके फ्रेश हो जाती है और फ्रेश होकर अपने हाथों की तरफ देखती है जिन हाथों ने वाकई मिस भावना को कमर को प्रेस किया था। तो सोचने की थी ऐसा मैंने क्यों किया, वाई, क्यों उनके करीब आने से मुझे कुछ होता है और क्यों कोई उनको तकलीफ़ देता है मुझे कुछ होता है। जिस तरह से जब वो उस चीज़ को याद करती है जब डॉगी भागते हुए, हाँ वो भागते हुए मिस भावना के पास आ रहा था, एक झटके से भावना के सामने आ जाती है वंशिका उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जिस तरह से वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है, जिस तरह से उस डॉगी को एक साइड से पकड़ के दूर फेंकती है, चलो अच्छा उससे ज़्यादा नहीं लगता। इस चीज़ को सोचने लगती है, कहती मैंने एक इंसान के छोड़ो जानवर के साथ गलत किया है, शिट यार। ये सोचते हुए वॉशरूम की तरफ जाती, वॉशरूम में फ्रेश होकर आती तो देखती है वहाँ पर काजल की मोम खड़ी थी। तो उनकी तरफ देखकर हेलो कहती तो उनकी कहती आइए बेटी, अंकल आंटी आप बाहर क्यों खड़ी हैं। अरे बेटा इन दोनों को तो पता नहीं था कि मुझे बाहर खड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब से मैं आई इन लोग यहीं पर दरवाजे के पास सवाल कर रहे थे। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने देखा तो मुझे दावत दी अंदर आने की, और इन दोनों से कोई उम्मीद नहीं थी। तो ये लोग इसी तरह कहकर अंदर आ जाते, कुछ बातें करते और वहाँ से चले जाते। तो काजल कहती यार मोम कल बहुत अच्छा असाइनमेंट जमा करने, तो इसलिए आज हमें मुझे यहीं पर इनके साथ स्टे करना होगा। जैसे ही स्टे का नाम सुनती है वंशिका आंचल एक साथ उसे देखते हैं। यहाँ पर स्टे करोगी, हाँ क्यों, मैं नहीं कर सकती। इतने दो तीन रूम है, एक रूम में मैं भी स्टे कर सकती हूँ, 2 रूम तुम लोगों के पास, 1 रूम मुझे मिलेगा, कोई प्रॉब्लम है क्या। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह वो लोग बातें करते, इसी तरह उनका दिन गुजरता है। वही दूसरी तरफ भावना लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और कुछ काम करने लगती है। तब उसके पास आती है परी कहती है कुछ पता चला। तो भावना नाम में इशारा करती है, तो कहती है अब क्या करना है, ऊपर से हमें ऊपर दबाव भी आ रहे हैं। तो कहती क्या करना है, मैसेज कर दो, कह दो अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, सारी रिकॉर्ड मेरे पास है लेकिन कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा हमें कि वो कौन है, क्या है, कैसे ये कैसी दिखती है, टीचरों से लेकर। हमें सिर्फ टीचरों को फोकस क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हारे क्या मतलब स्टूडेंटों को भी फोकस कर लेना चाहिए। हाँ, ये भावना और परी जिनका एज हमारे एज की, मतलब वो स्टूडेंट हो टीचर हो सकते हैं, वो स्टूडेंट है, ऐसा क्यों। तो तुम्हारे ख्याल से क्या वो वही होगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो, वो इनमें से नहीं है। दोनों तो लगती है, एक तो अजूबा हटवा अजूबा लगती है, दूसरी तो पता नहीं का किस दुनिया की खुद को समझती है। आप भावना की बात कर रहे हैं, हाँ भावना के बारे में कह रही हो। हाँ, अजीब है, बोलने पे आती तो बोलती रहती है और बोलना नहीं चाहिए तो बोलती नहीं है। ऊपर से आज की है जो हरकत उसने की है, आपने की है उसके साथ, जो आपने वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन कह सकते हैं, वो CPR आपने उसे, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले नीचे कॉरिडोर में जो हुआ था, हाँ क्या हुआ था वहाँ पे, वो कुछ सोच के चुप हो जाती, कहती हाँ मैं क्या हुआ था बताइएगी। तो कुछ नहीं, तो मैं एक चीज़ तुम्हारे मैसेज करी उसके बारे में पता लगा, ओके मैं करती हूँ। ये कहकर वो लोग अपने काम करने लगते थे। रात के तकरीबन 11 बजे, हाँ 11 बज चुके थे। तो कहते जो काम करने के लिए बैठे थे तकरीबन 7 बजे, अब 11 बज चुके। तो आती एक बारी
परी आके कहती है कुछ खा लें, भूख लगी है। तो कहती है हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने ऑर्डर किया था परी ने, तो ऑर्डर मिलता है तो लोग खाने लगते। खाने के आने के बाद कुछ काम करके वो लोग सो जाते हैं। लेकिन रात के तकरीबन 1 बजे भावना की आंखें खुलती है और भावना वहाँ से बाहर निकलती है अपने कपड़े पहनकर। उसने नॉर्मल से ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और वहाँ से निकल जाती है खामोशी से, बिना किसी आहट के, बिना किसी चीज़ के वो वहाँ से निकल जाती है। कोई एक जगह पर जाती है जहाँ पर तकरीबन रात के 1 बज चुके थे। तो वो अंदर जाती तो मैनेजर से मिलती। तो वो क्लब था जिस रात वो वहाँ पर आई थी। तो मैनेजर उसे देखकर कहती मैम आज आप फिर से आ गई, मैंने कहा था ना उस दिन हमारे सारे कैमरे ख़राब हो गए थे, हमें कुछ नहीं पता। तो कहती इतना बड़ा क्लब है आप लोगों का और आप लोगों को पता नहीं कि आपकी पार्टी में और आपके रूमों के पास जो कैमरे हैं वो ख़राब कैसे हो सकते। मैम कह सकते कभी कभार हो जाती है, मशीनें हैं, इंसान भी जब खराब बीमार हो जाते हैं तो ये तो मशीनें हैं, फिर भी मशीनें। लेकिन मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई वेटर, कोई चीज़, किसी ने इस रूम से किसी लड़की को जाते हुए देखा, किसी लड़की को आते हुए देखा, कुछ तो होगा ना। सॉरी मैम हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और ये कहकर शिट कहकर वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से निकल के वो बाहर आके स्मोकिंग करने लगती है। मुझे तुम्हें ढूंढना है, कौन हो तुम जिसने मेरी नींद को हराम करके रख दिया। आंखें बंद करती हूँ, मुझे वो सारी फीलिंग मेरे अंदर जाग जाती है। एक दफ़ा मुझे तुमसे मिलना है, कौन हो तुम। वही दूसरी तरफ एक जगह, एक अंधेरा जगह, एक चलते हैं दूसरी तरफ मिस्टर सिंघानी की तरफ। लेकिन मिस्टर सिंघानी की तरफ नहीं चलते, उस जगह जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी डील, कंसाइनमेंट कह सकते हो, वो होने वाला था आज रात के लिए। जैसे कि उस इंसान ने कहा था कि तुम्हारे माल तुम तक पहुँच जाएंगे किसी भी कीमत पर। तो आज वो ड्रग्स डील होने वाली थी। एक दूसरे से बात करते फ़ोन पर और टाइमिंग फिक्स करते, और टाइमिंग बिल्कुल फिक्स टाइम पर वहाँ पर लोग खड़े थे, अपने काम कर रहे थे, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में ट्रांसफ़र कर रहे थे उन चीज़ों को जो उस दूसरे पार्टी को मिलनी चाहिए थी, यानी कि ड्रग्स। लेकिन उस ड्रग्स के अंदर पहले पल रखे गए थे, उस पल के नीचे ही ड्रग्स रखे गए थे, किसी को पता ना चले। अगर चेक इन पोस्ट पर भी आए जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उन्हें पता ना चले। फ्रूट के नीचे ही कुछ अनलीगल चीज़ें यहाँ से जा रही थी। तो वैसे ही होता है, वो अपने इस पहले कंस्ट्राइनमेंट में कामयाब हो जाता है। जिस तरह वो कामयाब होता है वो बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने उस पार्टी तक अपने माल पहुँचा दिए थे। लेकिन क्या ये माल उस इंसान तक पहुंच गए थे? हाँ पहुंच तो गए थे। तो वो इंसान आगे से फ़ोन करके कहता है आपने जो सोचा था वही हुआ, हमारा माल मिल गया, तो ठीक है, इसके बाद से हम आपके साथ ही डील करेंगे। और हाँ मिस्टर सिंघानिया, उसका छोड़ो, उसे हम संभाल लेंगे, लेकिन अपने माल की हिफाजत अब तुम्हें खुद करनी है, क्योंकि मैंने तुम तक तुम्हारा माल पहुंचा दिया है। इसके बारे में अगर किसी को भी पता चला तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों से पक्की है। तो ये क्या करो, फ़ोन बंद कर